हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरेट क्लासेस में। तो आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो शाहजहां रहता है उसके 4 पुत्र होते हैं, जिनमें उत्तराधिकारी का युद्ध होता है, जिसमें से जो औरंगजेब है वह नया शासक मुगल साम्राज्य का बनता है। ठीक है, तो आज हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, जिसका সময়काल रहता है 1658 से 1707। अगर औरंगजेब के जन्म के बारे में जाने तो औरंगजेब का जन्म होता है 3 नवंबर 1618 को दोहत, गुजरात में। इसके पिता का नाम रहता है शाहजहां और माता का नाम रहता है अर्जुमंद बानो बेगम, जो मुमताज महल के नाम से भी प्रसिद्ध थी। औरंगजेब के गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था, तो उनका नाम था मीर मोहम्मद हकीम। अगर मुगल साम्राज्य के शासकों का क्रम जाने तो सबसे पहले थे बाबर, जिनको हमने पढ़ लिया है, जिनका সময়काल था 1526 से 1530। उसके बाद नया शासक बनता है हुमायूं, जिसका समयकाल रहता है 1530 से 1540। उसके बाद कुछ समय के लिए शेरशाह सूरी आ जाता है और उसको उसकी गद्दी से खदेड़ देता है और सूरवंश की स्थापना कर देता है, और वह 1540 से 1545 तक शासन करता है। लेकिन फिर से हुमायूं आता है और 1 साल के लिए फिर से दिल्ली गद्दी पर शासन करता है। उसके बाद उसका बेटा अकबर आता है, जो 1556 से 1605 तक शासन करता है। उसके बाद मुगल साम्राज्य का नया शासक बनता है जहांगीर, जो 1605 से 1627 तक शासन करता है। उसके बाद आता है शाहजहां, जो 1628 से 1658 तक शासन करता है। उसके बाद उसका बेटा औरंगजेब आता है। ठीक है, जिसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, आज अभी हमने उसके जन्म को जान लिया, कहाँ पर हुआ था और किस समय हुआ था। उसके बाद हमने उसके माता और पिता को भी जान लिया और गुरु को भी जान लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं औरंगजेब की पत्नियों के बारे में। तो 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह फारस राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम, ठीक है, जिनको राबिया उद दौरानी भी कहते थे, से हुआ था। ठीक है, वैसे तो औरंगजेब ने कई शादियां की थी, बट उनकी जो पहली बीवी थी वह थी दिलरास बानो बेगम, जो एग्जाम में कई बार पूछी गई। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर बीवी का मकबरा ही बना है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर बाकी पत्नियों की बात करें तो उनमें से थी दिलरस बानो बेगम, फिर थी नवाब बाई, औरंगाबादी महल, फिर थी उदयपुरी महल। ये उनकी और पत्नियां थी। ठीक है, बट इम्पोर्टेंट थी उनकी दिलरास बानो बेगम, जिन्हें राबिया उद दौरानी भी कहा जाता था। अगर उसके पुत्र की बात करें तो औरंगजेब के पुत्रों में सबसे पहला था मोहम्मद आजम शाह, उसके बाद था मोहम्मद सुल्तान, उसके बाद था बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद था सुल्तान मोहम्मद अकबर, और उसके बाद था मोहम्मद काम बख्श। ठीक है, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है बहादुर शाह प्रथम, जिसको आपको याद करना जरूरी है। अगर उसकी बेटियों के बारे में बात करें तो बेटियों में सबसे पहली थी जेब उन्निसा, फिर थी जीनत उन्निसा, बद्र उन्निसा, जब्त उन्निसा, फिर थी मेहर उन्निसा। ठीक है, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है जेब उन्निसा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जेब उन्निसा किस मुगल शासक की बेटी थी, तो आपको पता होना चाहिए औरंगजेब की। आगे बात करें तो औरंगजेब की उपाधियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले उपाधि मिली थी उसको बहादुर की। और क्यों मिली थी? 15 वर्ष की आयु में एक बार आगरा में कुछ हाथियों ने हमला कर दिया, जिससे प्रजा में भगदड़ मच गई। तो औरंगजेब ने बड़ी बहादुरी के साथ अपनी जान को जोखिम में डालकर इन हाथियों का मुकाबला किया था। तो इसी को देखकर उनके पिता शाहजहां ने उनको बहादुर की उपाधि दी थी। उसके बाद उनको उपाधि मिलती है आलमगीर की। ठीक है, आलमगीर की उपाधि उनको दी जाती है और जिनको जिनको विश्व का विजेता माना जाता है। ठीक है, तो आलमगीर की उपाधि किसको मिली थी? तो वो मिली थी औरंगजेब को, जिसका मतलब है विश्व का विजेता। फिर मिली थी उनको उपाधि शाही पोशाक में एक दरवेश की। ये क्यों मिली थी उसको? क्योंकि उनका जो रहन सहन था वो बहुत सादा था और वो मुसलमान होते हुए भी शराब नहीं पीते थे, इसलिए उनको शाही पोशाक में एक दरवेश कहा गया। फिर उनको जिंदा पीर भी कहा गया। जिंदा पीर का मतलब होता है जो इस्लामिक कानूनों का पूर्णतः पालन करे, इसलिए औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया, क्योंकि वह इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से पालन करते थे। फिर उनको उपाधि मिलती हाफिज की।
हाफिज मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको कुरान पूर्णतः कंठस्थ याद हो, ठीक है, जो औरंगजेब को याद था, इसलिए उनको हाफिज कहा जाता था। फिर औरंगजेब को उपाधि मिलती है अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, ठीक है। और यह उनको उपाधि मिली थी जब वो राज्याभिषेक कर रहे थे, उस समय इन्होंने ये उपाधि अपने ऊपर धारण की थी, ठीक है। तो आप शॉर्ट में याद कर लीजिएगा, आलमगीर बादशाह गाजी, ये उपाधि किसको मिली थी? औरंगजेब को मिली थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं, इसलिए आप याद रखिएगा। आगे बात करें और औरंगजेब के राज्याभिषेक की बात करें तो जो औरंगजेब था उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक होता है। इसका कारण यह है कि औरंगजेब अपने भाइयों के विरुद्ध उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ रहा होता है और सामूगढ़ की विजय के उपरांत एवं आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था जब सामूगढ़ की लड़ाई हो रही थी औरंगजेब और उसके भाई दारा सिकोह के बीच में, जिसमें औरंगजेब ने दारा सिकोह को पराजित कर दिया था और अपना राज्याभिषेक कर लिया था, ठीक है। तो ये उसने पहली बार राज्याभिषेक किया था। लेकिन दूसरी बार क्या होता है, उसका विद्रोही भाई दारा सिकोह आगे चलकर फिर से उससे देवराय के युद्ध में युद्ध करता है और फिर से औरंगजेब उसको पराजित कर देता है और ये अंतिम बार होता है, ठीक है। उसके बाद मतलब कह सकते हो उसके बाद दारा सिकोह उससे युद्ध नहीं करता और फाइनली औरंगजेब नया मुगल शासक बनता है, ठीक है। तो अंतिम रूप से परास्त करने के बाद वह पुनः 15 जून 1659 को दिल्ली में अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाता है, ठीक है। तो वह इस तरीके से 2 बार उसका राज्याभिषेक होता है। आगे बात करें, क्योंकि अब वो एक राजा बन गया है तो उसके शासन में कई सारे विद्रोह होंगे, ठीक है, युद्ध अभियान भी चलेंगे, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो औरंगजेब की इन नीतियों की वजह से उसे कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा और इसके अलावा साम्राज्य विस्तार में भी उसने कई विजय भी हासिल की थी। तो सबसे पहले हम विद्रोहों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये क्रम भी पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ था, उसके बाद कौन सा, तो आप थोड़ा क्रम भी याद रखिएगा। तो सबसे पहला विद्रोह हुआ था जाटों का। तो पहला संगठित विद्रोह होता है जाटों का, जिसका नेतृत्व करता है एक गोकुल नाम का व्यक्ति, नाम याद रखिएगा। यह औरंगजेब के खिलाफ किया गया पहला संगठित विद्रोह था जो दिल्ली और आगरा के जाटों ने किया था, जिसमें किसानों ने, काश्तकारों ने और मजदूर वर्ग के लोगों ने यह विद्रोह किया था, ठीक है। और इसमें सामंतों का भी मुख्य हाथ था और यह विद्रोह बेसिकली आर्थिक परिस्थितियों को लेकर हुआ था। जाटों का यह प्रथम संगठित विद्रोह 1669 में गोकुल नामक एक जाट सरदार के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन 1670 में तिलपत के युद्ध में हसन अली खान ने जाटों के विद्रोह को समाप्त कर दिया और गोकुल को बंदी बनाकर मार डाला। यह हसन अली खान औरंगजेब का सेनापति था, जिसने जो जाटों का सरदार था गोकुल, उसको पहले बंदी बनाया, फिर उसको मार डाला। किस युद्ध में? तिलपत के युद्ध में, जो हुआ था 1670 में। उसके बाद जाटों का दूसरा संगठित विद्रोह होता है और यह होता है राजाराम, एक जो व्यक्ति थे उनके नेतृत्व में। पहला होता है गोकुल नामक पर्सन के नेतृत्व में, फिर होता है राजाराम नामक पर्सन के नेतृत्व में, ठीक है। तो गोकुल के बाद 1685 ईस्वी में जाटों का दूसरा संगठित विद्रोह राजाराम के नेतृत्व में हुआ था और इस विद्रोह में जाटों ने छापामार हमले तथा लूटमार की थी और इसमें देखा कि अगर धार्मिक कट्टरता का परिचय औरंगजेब दे रहा, राजाराम ने बेसिकली किसको पोक करने के लिए? औरंगजेब को पोक करने के लिए ये युद्ध या विद्रोह किया था, ठीक है। अगर इसको जाने डिटेल से, तो जो राजाराम था उसने जो, क्योंकि औरंगजेब बेसिकली धार्मिक कट्टरता का प्रचार कर रहा था कि इस्लाम धर्म को ही मानो, उसके नियम कानून मांगो, ठीक है, मानो। तो राजाराम ने क्या किया, धार्मिक कट्टरता का परिचय जो औरंगजेब दे रहा था, तो उसी का परिचय देते हुए राजाराम ने क्या किया, औरंगजेब को चिढ़ाने के लिए और उसको दुख पहुंचाने के लिए अकबर की कब्र खुदवाई और अकबर की कब्र में से जो हड्डियां थी उनको बाहर निकाल कर उनको जला दिया। क्योंकि हम सभी को पता है कि इस्लाम में जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उसको दफनाया जाता है, ठीक है, बट हिंदुओं में जलाया जाता है।
तो राजा राम ने औरंगजेब को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा धार्मिक कट्टरता का प्रचार कर रहा था, तो राजा राम ने उसको जलाने के लिए अकबर की कब्र खुदवाई, उसकी हड्डियां निकलवाई और उनको जला दिया। उसके बाद क्या हुआ, तो यह घटना के बाद औरंगजेब काफ़ी दुखी हुआ और उसने राजा राम की हत्या करवा दी। और राजा राम की हत्या के बाद उसके भतीजे चूड़ामण ने जाटों का नेतृत्व किया। ठीक है, जब राजा राम की हत्या हो गई तो उसका जो भतीजा था चूड़ामण, उसने फिर जाटों का नेतृत्व किया। ठीक है, यह कह सकते, यह जो विद्रोह था, यह औरंगजेब की मृत्यु जो 1707 में हो गई थी, उस टाइम तक चलता रहा। लेकिन जब राजा राम की मृत्यु हो गई तो उसके बाद से जो जाटों का विद्रोह था वो काफ़ी सीमित हो गया, क्योंकि जब राजा राम विद्रोह कर रहा था तो यह ज़्यादा कह सकते उच्चतम स्तर पर था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद यह सीमित हो गया था, उतना ज़्यादा उपद्रव उस टाइम फिर नहीं हुआ। ठीक है, ये था जाटों का दूसरा संगठित विद्रोह जो राजा राम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, फिर होता है सतनामियों का विद्रोह, फिर जिसे कहते हैं मुंडियों का विद्रोह या मुंडिया विद्रोह। यह विद्रोह 1672 ईस्वी में नारनौल व महेंद्रगढ़ जो हरियाणा में है के आसपास के भूभाग में रहने वाले सतनामियों द्वारा किया गया, जिन्हें मुंडिया कहा जाता था। और इनको मुंडिया क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये हमेशा बाल मुंडवा कर रखते थे। और इन्होंने भी इस्लामिक धार्मिक व्यवस्था के विरोध में विद्रोह किया था, परंतु औरंगजेब ने इस विद्रोह को भी आसानी से दबा दिया था। उसके बाद होता है सिख विद्रोह। सिख विद्रोह पूरी तरह से धार्मिक विषय के संबंध में था और इन्होंने भी इस्लामिक धार्मिक व्यवस्था के विरोध में विद्रोह किया था, परंतु औरंगजेब ने इस विद्रोह को भी बड़ी आसानी से दबा दिया था, क्योंकि इस समय जो सिखों के गुरु थे वे थे 9वें गुरु तेग बहादुर। और उन्होंने यह प्रयास किया, किसने प्रयास किया, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने यह प्रयास किया कि अगर हम गुरु तेग बहादुर को ही इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दें तो सारा सिख संप्रदाय स्वयं ही इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेगा। इसलिए उन्होंने कह सकते उसने औरंगजेब ने सिखों के गुरु को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बुलवाया, परंतु तेग बहादुर ने इसको अस्वीकार किया और विद्रोह किया। लेकिन फिर उसके बाद औरंगजेब ने उनको पकड़कर दिल्ली ले आए और दिल्ली में शीशगंज के पास 1675 में गुरु तेग बहादुर का सर अलग कर देते धड़ से। ठीक है, तो इस तरीके से तेग बहादुर को औरंगजेब मृत्युदंड दे देता है। तो सर अलग करने से पहले क्या करता है औरंगजेब, गुरु तेग बहादुर को 5 दिन तक गंभीर यातनाएं देता है और उनके जो सहयोगी थे गुरु तेग बहादुर के, उनको भी गंभीर यातनाएं देता है और बाद में उनकी हत्या कर देता है ना। और उनकी हत्या क्यों करता है, क्योंकि वह इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते, इसलिए औरंगजेब उनकी हत्या करवा देता है। किनकी, 9वें गुरु तेग बहादुर की। कैसे करवाता है, उनका सर धड़ से अलग कर देता है। फिर होता है इसके बाद सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह आते हैं, जो सिखों के अंतिम गुरु थे और उन्होंने भी औरंगजेब का विद्रोह किया और उनके खिलाफ काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन इस विद्रोह में परिणाम ये होता है कि इस विद्रोह से जो गुरु गोविंद सिंह थे, ये कह सकते गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे, वो भी इस लड़ाई में उनसे दूर हो गए थे, या कह सकते उनकी हत्या हो गई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो बाद में क्या होता है, 1682 में औरंगजेब दक्षिण की तरफ चला जाता है और सिख उत्तर भारत में विद्रोह जारी रखते हैं। और अंत में जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तब बहादुर शाह के समय में, बहादुर शाह कौन है, औरंगजेब का बेटा है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था। तो बहादुर शाह के समय में सिखों और मुगलों में एक प्रकार का समझौता हो जाता है। मतलब जो औरंगजेब का शासनकाल चलता है उसमें सिखों का विद्रोह जारी रहता है, लेकिन जब उसके बेटे बहादुर शाह का समय काल आता है तो सिखों और मुगलों के बीच में एक समझौता हो जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे राजपूतों का विद्रोह। तो राजपूत शासक अकबर के समय से मुगलों के काफी सहयोगी हो गए थे, परंतु जब औरंगजेब आता है और उसकी धार्मिक कट्टरता सामने आती है, तब राजपूत भी मुगलों से दूर होने लगे थे, जिसमें मारवाड़ और मेवाड़ जो वे मुगलों के कह सकते जो मारवाड़ और मेवाड़ थे वो भी मुगलों के विद्रोह में उभर कर आते हैं। जिसका कारण यह होता है, या कह सकते इनका कारण यह होता है कि मुगल इनके धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे थे और औरंगजेब इन पर शासन करने की नीति काफी कठोर अपना रहा था, जिसके कारण मारवाड़ और मेवाड़ ने विद्रोह करना उचित समझा। ठीक है,
लेकिन इस विद्रोह के क्रम में दोनों को दबा दिया गया और दोनों पर विजय स्थापित की गई। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। आगे बात करें तो है शहजादा अकबर का विद्रोह। तो मारवाड़ के संरक्षक दुर्गादास राठौर एवं मेवाड़ के शासक का सहयोग प्राप्त करके अकबर ने 11 जनवरी 1681 को अपने को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया और 1681 में औरंगजेब के विरुद्ध उसके पुत्र अकबर ने विद्रोह कर दिया। बाद में राजपूत उसका साथ छोड़ देते हैं। इसका कारण यह था, मतलब पहले तो राजपूत शहजादे अकबर का सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाद में राजपूत उसका साथ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि औरंगजेब एक चाल चलता है। चाल कैसे चलता है? औरंगजेब एक खत लिखवाता है और खत में लिखता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम अकबर, कि तुम राजपूतों के साथ मिलकर उनको हमारे खिलाफ भड़का रहे हो और हम राजपूतों को बारी बारी से मार रहे हैं। ऐसा खत औरंगजेब लिखवाता है। तो इससे राजपूतों को ऐसा लगता है जो शहजादा अकबर है वह मुगलों से मिला हुआ है। ठीक है, तो जो राजपूत है वह अकबर को अपने से अलग कर देते। तो आगे क्या होता है? अब राजपूतों को ऐसा लगा कि ये औरंगजेब और अकबर की एक चाल है, जो अकबर हमारे साथ मिला हुआ है, ठीक है, और हमारे आदमियों को मरवा रहा है। इस तरह राजपूत भी अकबर को अपने से अलग कर देते। तो अकबर क्या करता है? भागकर शिवाजी के पास चला जाता है, परंतु उस समय शिवाजी नहीं थे, उनका पुत्र संभाजी था। तो संभाजी क्या करता है? संभाजी ने भी उसको संरक्षण दिया, जिसके कारण औरंगजेब उसका पीछा करते हुए मराठा क्षेत्र तक पहुंच जाता है और अपने अंतिम वर्ष दक्षिण भारत में ही व्यतीत कर देता है। ठीक है, तो यह था शहजादा अकबर का विद्रोह। एक पॉइंट और है, बाद में जब अकबर मराठा के बाद, क्योंकि मराठा तक कौन आ गया था? उसका पिता औरंगजेब आ गया था उसका पीछा करते करते। तो जो अकबर है वह फारस चला गया, क्योंकि वहां पर भी मराठा पराजित होने लगे थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो फारस, जहां वो गया था फारस, वहां के शासक ने भी उसको संरक्षण दे दिया था, लेकिन वह वहां लंबे समय तक नहीं रहा और बाद में अकबर की मृत्यु जो है वह फारस में ही हो जाती है। तो इस तरीके से जो शहजादा अकबर था वह मर जाता है। कहां पर? फारस में। अब पढ़ेंगे हम मराठों का विद्रोह। तो मराठों का विस्तार शिवाजी के माध्यम से प्रारंभ हुआ था, जो कि दक्षिण भारत के महाराष्ट्र में प्रारंभ होकर पूरे दक्षिण भारत में धीरे धीरे बढ़ने लगा था। ठीक है, हम शिवाजी को नेक्स्ट अगले वीडियो में डिटेल से जानेंगे, बट यहाँ थोड़ा शॉर्ट में जान लेते क्योंकि हम अभी औरंगजेब को पढ़ रहे हैं। शिवाजी के प्रयासों को बढ़ते हुए देख, ठीक है, औरंगजेब है वह सशंकित होता है, लेकिन उस समय उसका ध्यान उत्तर भारत पे था, शिवाजी पर नहीं था। ठीक है, तो आगे औरंगजेब क्या करता है? औरंगजेब एक अपने राजपूत राजा जयसिंह को शिवाजी के साथ संधि करने के लिए भेजता है और राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में एक संधि होती है जिसको पुरंदर की संधि कहते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट शर्तें थी। तो शिवाजी और जयसिंह के बीच में जून 1665 में पुरंदर की संधि होती है, जो काफी महत्वपूर्ण है, और इस संधि के तहत शिवाजी को अपने किले मुगलों को देने पड़ते हैं और औरंगजेब की एक तरीके से प्रतीकात्मक जीत हो जाती है। ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट रहता है कि शिवाजी को औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। साथ ही मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी द्वारा मुगलों के जीते गए 35 किलों में से 23 किले पुनः लौटा दिए गए और इस संधि के तहत शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजा और वहां 5000 मनसब दिया गया, मतलब भेजा भी और वहां पे 5000 मनसब भी दिए गए। जयसिंह शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में चलने की प्रार्थना करता है तथा मुगल सत्ता से रियायत दिलाने के लिए आगरा में आमंत्रित करता है। लेकिन 22 मई 1666 में शिवाजी आगरा किले के दीवाने-आम में उपस्थित होता है। तब उन्हें औरंगजेब ने आगरा में स्थित जयपुर भवन में नजरबंद करवा देता है। ठीक है, जब वो दीवाने-आम में उपस्थित होता है तो औरंगजेब उनको जयपुर भवन में नजरबंद करवा देता है, लेकिन जो शिवाजी रहता है वो भागने में सफल हो जाता है और जयसिंह के पुत्र राय सिंह ने, क्योंकि किसने मदद की थी? जो जयसिंह का पुत्र था राय सिंह, उसने उसको वहां से निकलने में, शिवाजी को निकलने में मदद की थी।
तो शिवाजी आगे चलकर दक्षिण भारत में जाकर पुनः मुगलों की सेना से लड़ के कई किलों को अपने फिर से जीत लेता है। ठीक है, लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र संभाजी मुगलों से संघर्ष जारी रखता है, किंतु असावधानी के कारण 1689 में अपने मंत्री कवि कलश के साथ पकड़ा जाता है और 1689 में ही संभाजी का कत्ल कर दिया जाता है। और 1690 ईस्वी में, जो 1690 ईस्वी का समयकाल था, उस समय जो मुगल साम्राज्य था उसका चरमोत्कर्ष, या कह सकते हैं उसका जो विकास था वो चरमोत्कर्ष पे था। उसका साम्राज्य काबुल से लेकर चटगांव और कश्मीर से लेकर कावेरी नदी तक फैला था। अगर मुगलों के दक्षिण भारत विजय की बात करें, ठीक है, तो औरंगजेब ने 1682 में औरंगजेब ने दक्षिण भारत में जाने का निर्णय लिया। तो बेसिकली औरंगजेब का दक्षिण भारत में जाने का मुख्य उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार, जिसमें से औरंगजेब सबसे पहला अभियान करता है बीजापुर का अभियान, जो करता है वो 1685 और 86 के बीच। तो इस समय बीजापुर का सुल्तान रहता है सिकंदर आदिल शाह, और औरंगजेब उसको पराजित करके किले पर अधिकार कर लेता है और उसको 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। फिर करता है वो गोलकुंडा अभियान 1686 और 87 के बीच। वो इस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था और औरंगजेब ने इसको भी बंदी बना लिया था और 50,000 रुपए वार्षिक पेंशन देकर उसको भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार जो दक्षिण भारत के प्रमुख विरोधी थे उसको उन सबको दबाने में औरंगजेब सफल रहता है। परंतु एक कहावत यह भी है कि दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ और वह अपने अंतिम 25 वर्ष वहीं फंसा रह गया और उन्हें ही सीमित करता रह गया और उत्तर भारत को ध्यान नहीं दे पाए, जिसके कारण जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है मुगलों का पतन का दौर शुरू हो जाता है। अब पढ़ते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बारे में। तो औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर के पास महाराष्ट्र में हुई थी और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद नामक शहर में, जो महाराष्ट्र में। ठीक है, अब औरंगजेब से जुड़े कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है बीवी का मकबरा। बीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित एक मकबरा है। बीवी का मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी राबिया उल दौरानी उर्फ दिलरस बानो बेगम का एक मकबरा है। बीवी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था और कई इतिहासकारों के अनुसार इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो की याद में बनवाया था। ठीक है, आगे है, इसे ताजमहल की घटिया या फूहड़ नकल भी कहा जाता है और इसे दक्षिण का ताजमहल या द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। इसे मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली थोड़ा थोड़ा जो आगरा में स्थित ताजमहल है जो शाहजहां ने बनवाया था उसकी ही नकल है, बट उतना अच्छा नहीं है जैसा आगरा का ताजमहल है, इसलिए इसको ताजमहल की घटिया या फूहड़ नकल भी कहा जाता है। फिर है मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद का निर्माण 1659 और 60 में औरंगजेब ने करवाया था और मोती मस्जिद नई दिल्ली में लाल किला परिसर में स्थित है और इसे सफेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया था। लेकिन एक मोती मस्जिद आगरा में भी है जिसको शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसने यह घोषणा कर दी थी कि कुरान के आधार पर ही शासन होगा, अर्थात शरीयत के आधार पर ही शासन व्यवस्था चलाई जाएगी और इसके लिए जो भी चीजें गैर पारंपरिक है यानी इस्लाम के अनुसार नहीं है उन सब को बंद कर दिया जाएगा। इस क्रम में उसने नवरोज त्योहार को बंद करवा दिया और झरोका दर्शन, जो शासक के द्वारा झरोका दर्शन की देने की परंपरा चलवाई गई थी, उसको भी उसने बंद करवा दिया। तुलादान, जिसकी शुरुआत अकबर ने की थी, जिसमें राजा के वजन के बराबर सोने चांदी के सिक्के तौले जाते थे, उसे दान के रूप में बांटा जाता था। इस प्रथा को भी औरंगजेब ने बंद करवा दिया। इसके अलावा सिक्कों पर कलमा खुदवाना भी उसने बंद करवा दिया। सिजदा और पैबूज जैसी प्रथाओं को भी उसने प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि ये प्रथाएं इस्लाम की मान्यताओं के विपरीत थी, इसलिए उसने बंद करवा दिया। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में
सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया तथा हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगवाया। यद्यपि इससे पूर्व अकबर ने भी सती प्रथा को बंद कराने का प्रयास किया, किंतु औरंगजेब ने इसे पूर्ण रूप से बंद करवाया। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया और औरंगजेब ने मुहतसिब, जिसको धर्माधिकारी नामक अधिकार की नियुक्ति की। मतलब एक व्यक्ति जिसको मुहतविस कहा गया या कह सकते हैं धर्माधिकारी कहा गया, इस पर से ऐसे पद की नियुक्ति की, नामक अधिकार की नियुक्ति की, जिसका कार्य समाज में यह देखना था कि आम जनता धर्म के अनुसार आचरण कर रही है या नहीं कर रही। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में, जैसे कि कुछ सामाजिक प्रथाएं, जैसे कि समाज में जो वेश्यालय शहरों के पास चलाए जाते थे उसने उन्हें भी बंद करवा दिया और वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को विवाह करने के लिए कहा गया और यह व्यवसाय भी उनको छोड़ने के लिए कहा गया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सभी ने संगीत, चित्रकला, नाचगान सबको प्रोत्साहन दिया और अपने दरबार का एक अंग बना लिया था, परंतु औरंगजेब ने उन सभी को बंद करवा दिया था। औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर पाबंदी जरूर लगाई थी, पर वह स्वयं वीणा बजाने में उस्ताद था। ठीक है। इसने मुगल सेना में हिंदुओं को काफी जगह दी और पूरे मुगल शासनकाल के दौरान इतने हिंदू सेनापति किसी भी शासनकाल में नहीं थे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसी भी मुगल सेना में नहीं थे। उसने हिंदू सेनापतियों का अनुपात कुल सेनापतियों का 1/3 यानी कि 33% रखा था और बाकी 2/3 मुस्लिम सेनापति थे। ठीक है। इसने शरीयत के विरुद्ध जाने वाले लगभग 80 करों को समाप्त करवा दिया और इन्हीं में आप वाप नाम से जाना जाने वाला रायदरी, जिसको परिवहन कर कहते थे, और पांडारी, जिसको चुंगी कर कहते थे, नामक स्थानीय कर भी जिसमें शामिल थे। ठीक है। तो यहाँ पर औरंगजेब से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो भी हमने कवर कर लिए। तो यहाँ पर थ्योरी सेशन कंप्लीट होता है। अब बारी है टेस्ट की। तो आइए देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में मेवाड़ का शासक निम्न में से कौन था? ठीक है। ऑप्शन है जसवंत सिंह, राज सिंह, जय सिंह या राणा उदय सिंह। तो राइट आंसर है राज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की इस्लाम धर्म ग्रहण न करने के कारण औरंगजेब ने हत्या कर दी थी? तो ऑप्शन है गुरु हरगोविंद जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी या गुरु गोविंद सिंह जी। तो राइट आंसर है गुरु तेग बहादुर, जो सिखों के 9वें गुरु थे। इनका सर धड़ से अलग करवा दिया था। नेक्स्ट है, जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या हुमायूं। तो राइट आंसर है औरंगजेब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, औरंगजेब या जहांगीर। तो राइट आंसर यहाँ पर औरंगजेब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य यंत्र बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो ऑप्शन है पखावज, सितार, वीणा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है वीणा। नेक्स्ट है, 1669 ईस्वी में मथुरा के जाटों ने प्रथम संगठित विद्रोह किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध किया था? ऑप्शन है दुर्गादास राठौर, गोकुल, भीमसेन या चूड़ामन। ठीक है। तो राइट आंसर है यहाँ पर गोकुल। नेक्स्ट है, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम है। ठीक है, आपको क्रम बताना है। तो जिसमें से राइट है आपका, सबसे पहले जाटों ने किया था, उसके बाद बुंदेला ने किया था, उसके बाद सतनामी और उसके बाद सिख। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर और दरवेश के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो राइट आंसर है औरंगजेब। नेक्स्ट है, औरंगजेब का पहली बार राज्याभिषेक कब हुआ? ऑप्शन है 18 जून 1658, 8 जून 1658, 31 जुलाई 1658 या 5 जून 1659। ओके। तो यहाँ पर राइट आंसर है 31 जुलाई 1658। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार
सिंहासन हुआ था? ऑप्शन है जहांगीर का, अकबर का, शाहजहां का या औरंगजेब का। तो राइट आंसर है औरंगजेब का। नेक्स्ट है औरंगजेब ने किसको साहिबाद उज जमानी की उपाधि प्रदान की? तो ऑप्शन है अमीन खान, शाइस्ता खान, जहां आरा या रोशन आरा। ओके, तो राइट आंसर है यहाँ पर जहां आरा। नेक्स्ट है औरंगजेब ने किसको रहमत अन निसा की उपाधि प्रदान की? तो ऑप्शन है दिलराज बानो बेगम, नवाब बाई, औरंगाबादी महल या उदयपुरी महल। तो राइट आंसर यहाँ पर नवाब बाई। नेक्स्ट है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ऑप्शन है अनारकली का मकबरा, एतमाद उद्दौला का मकबरा, राबिया उद्दौरानी का मकबरा या जिसको बीबी का मकबरा भी कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ओके, तो राइट आंसर है यहाँ पर राबिया उद्दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। नेक्स्ट है मुगल बादशाह औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में भारत में अपनी पहली पत्नी दिलराम बानो बेगम, जिसको राबिया उद्दौरानी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया, कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद या जौनपुर। तो राइट आंसर है औरंगाबाद। नेक्स्ट है औरंगजेब का विवाह फारस के राजघराने की शहजादी दिलरास बानो बेगम, जिसको राबिया बीबी कहा गया, के साथ कब हुआ? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1632, 18 मई 1637, 2 अक्टूबर 1635 या 18 मई 1634। ओके, तो राइट आंसर है 18 मई 1637। नेक्स्ट है 1634 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? ऑप्शन है दक्कन, गुजरात, बंगाल या दतिया। तो राइट आंसर है दक्कन। नेक्स्ट है औरंगजेब की माता का क्या नाम था? ऑप्शन है सरहिंदी बेगम, हसीना बेगम, मुमताज महल या कांधारी बेगम। तो राइट आंसर यहाँ पर मुमताज महल। नेक्स्ट है औरंगजेब का जन्म खालिस्तान को उज्जैन के पास दोहद में हुआ था। ऑप्शन है 3 नवंबर 1617, 3 नवंबर 1618, 3 नवंबर 1619 या 5 नवंबर 1618। तो राइट आंसर है 3 नवंबर 1618। ओके, यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे औरंगजेब से रिलेटेड वो कवर हो चुके हैं। तो आप बच्चों को प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर लो। ठीक है, ओके बच्चों।